नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर अहमदाबाद प्लेन हादसे के 1 महीने बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई है। एआईबी यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने आज 15 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक की। प्रारंभिक जांच के मुताबिक यह हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ था। जून की दोपहर अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ करती है। 1:37 और 37 पर रनवे पर इसकी रफ्तार बढ़ती है। 1:38 और 39 पर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। 1:38 और 42 पर अधिकतम रफ्तार 180 नॉट्स तक पहुंचती है। 1:38 और 43 पर इंजन 1 का फ्यूल स्विच कट ऑफ हो जाता है। 1:38 और 44 पर दूसरा इंजन भी कट ऑफ हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के बाद एक दोनों इंजन बंद हो जाते हैं। पहले और दूसरे इंजन बंद होने में महज 1 सेकंड का वक्त था, यानी प्लेन पूरी तरह से पावरलेस हो जाता है। 1:38 और 47 पर रैम एयर टर्बाइन यानी रैट एक्टिव हो गया। ये तभी होता है जब विमान को किसी भी सोर्स से पावर ना मिल रही हो। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग के मुताबिक एक पायलट दूसरे से पूछता है, क्या तुमने इंजन बंद किया? दूसरा जवाब देता है, मैंने नहीं किया। ब्लैक बॉक्स में मिले डेटा के मुताबिक सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं थी। फ्यूल स्विच कट ऑफ हो गया था। कैसे कट ऑफ हुआ, ये रिपोर्ट में अभी सामने नहीं आया है। 1:38 और 52 पर इंजन 1 को दोबारा रन मोड पर लाने की कोशिश होती है। 1:38 और 56 पर इंजन 2 को भी रन मोड में लाने की कोशिश होती है। 1:39 और 5 पर पायलट ने मेडे कॉल दी, मतलब विमान क्रैश होने जा रहा है। इसका संकेत पायलट ने एटीसी को दिया। 1:39 और 11 पर प्लेन से संपर्क टूट जाता है और उसके बाद विमान हादसे का शिकार हो जाता है। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही AI-171 टेक ऑफ के 32 सेकंड बाद ही एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत पर गिर गई थी। इस हादसे में 270 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 241 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। सिर्फ एक यात्री इस हादसे में जिंदा बचे थे। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा फ्यूल स्विच कट ऑफ होने की वजह से हुआ। दोनों इंजन नए थे और उनमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर आई जांच रिपोर्ट पर उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का बड़ा बयान आया। कहा, अभी शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है, फाइनल रिपोर्ट आना अभी बाकी है, इसलिए अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। First of all, I would like to appreciate the job done by AIB, a very commendable job. It was a very challenging task. In fact, for the first time, safely securing the black box and trying to decode the data and everything being done in India itself in the lab in Delhi for AIB, first of its kind. So I'd like to appreciate all the efforts they have put in to do a very transparent, very mature, professional way the investigation has been done, and also all the international protocols have also been respected and followed. वहीं इस रिपोर्ट पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। प्रारंभिक रूप से जो प्रतिवेदन AIBB का प्राप्त हुआ है, उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विमान के भीतर जो इंजन स्टार्ट करने का जो स्विच होता है, बोइंग का कुछ अलग होता है, एयरबस का कुछ अलग होता है। बोइंग में फ्यूल कंट्रोल स्विच जिसे कहते हैं, उसे ऑन करने के साथ साथ इंजन स्टार्ट होता है। एयरबस में ये इंजन 1 और इंजन 2 के रूप में स्टार्ट होता है। अगर 320 विमान की बात करें, हम यहां बात कर रहे हैं बोइंग 747 ड्रीम लाइनर की, जिसके दुर्घटना के कारण इतनी बड़ी हादसा
अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट की हुई है। लखनऊ में गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी पर्व में पहुंचे सीएम योगी ने बलरामपुर की घटना का जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि अवैध धर्मांतरण में बलरामपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अवैध धर्मांतरण के लिए बाकायदा रेड भी तय किए हुए थे। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, परिस्थितियां बदली हैं। उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर जांच एजेंसियों की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा हिंदू धार्मिक इलाकों में फंडिंग का टारगेट था। अवैध धर्मांतरण के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा को सिंडिकेट ने टारगेट पर रखा था। इस गैंग का मकसद सिर्फ धर्मांतरण नहीं था, बल्कि इलाके की डेमोग्राफी बदलना भी था। देखिए हमारी रिपोर्ट। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर एटीएस लगातार पूछताछ कर रही। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को उसकी कोठी में ले जाकर एटीएस ने पूछताछ की है। एटीएस ने करीब 40 मिनट तक छांगुर बाबा से बात की। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के यूपी में अवैध धर्मांतरण की ग्लोबल साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कैसे नेपाल के रास्ते अवैध धर्मांतरण को अंजाम दिया जा रहा था। हिंदू धार्मिक इलाकों में फंडिंग का टारगेट था। अवैध धर्मांतरण के लिए सबसे ऊपर धार्मिक इलाके थे। अयोध्या, काशी, मथुरा को सिंडिकेट ने टारगेट कर रखा था। प्रेम जाल और लालच से अवैध धर्मांतरण का प्लान था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश के मुताबिक इस गैंग का मकसद सिर्फ धर्मांतरण नहीं, बल्कि इलाके की डेमोग्राफी भी बदलना था। Some person sitting abroad would not invest such huge amounts for conversion only. That area is not very far from the Nepal border, and we have learned from other sources that there have been attempts to change the demography of that area. जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नसरीन से यूपी एटीएस की पूछताछ लगातार जारी है। हवेली उसने खड़ा कर लिया। अब इसके अलावा लोग इसलिए भी शौक में थे कि जिस तरीके से लग्जरी गाड़ियों से लगातार लोग उसके पास आया करते थे। जिस तरह का इन्फ्लुएंस इस व्यक्ति ने क्रिएट कर लिया था और जिस प्रकार का धन इसके पास उपलब्ध था, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लग्जरी व्हीकल्स का, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का, प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल एक माहौल बनाने के लिए किया जा रहा था, जिसके मदद से कन्वर्जन्स किए जाते थे। ये धर्मांतरण के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाए गए, चाहे वो हनी ट्रैप हो, धन का इस्तेमाल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर बनाना हो। ईडी और आईटी विभाग की टीम भी छांगुर बाबा और नीतू की कस्टडी लेना चाहती है ताकि और भी खुलासे हो सके। बाबा की 40 संस्थाओं के बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी है।
छांगुर बाबा की प्रॉपर्टी डिटेल मिलने पर प्रॉपर्टी अटैच होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूपी एटीएस को मिले कॉल रिकॉर्डिंग के मुताबिक जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अपने सहयोगियों और एजेंटों के साथ कोडवर्ड में फोन पर बात करता था। छांगुर बाबा के कोड को जब डिकोड किया गया तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर बाबा लड़कियों को प्रोजेक्ट नाम से पुकारता था। वहीं मोहम्मद अहमद पर छांगुर बाबा के फाइनेंसर होने का आरोप लगा है। न्यूज़ 18 ने मोहम्मद अहमद से भी संपर्क किया। मोहम्मद अहमद ने कहा कि छांगुर बाबा ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अहमद जी नमस्कार, अमित बोल रहा हूँ। हाँ, अमित सिंह, न्यूज़ 18 मीडिया से। बोलिए सर। अहमद जी, हम आपके घर भी गए थे, आपके पिताजी से बात हुआ। तमाम आरोप जो है आप पर लगाए गए कि आप जो जलालुद्दीन हैं, आरोपी धर्मांतरण मामले के, उनके सहयोगी हैं, उनका फाइनेंस आप हैंडल करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? सर, ये बात पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठ है। इनके जो छांगुर बाबा के जो पैसा संभालने वाले हैं, जो फाइनेंसर हैं, वो हैं इजाज मुस्तफा, तनवीर रजा, रब्बानी परिवार, अयमन रिजवी और तमाम लोग हैं। अच्छा, जलालुद्दीन से आपकी क्या संपर्क है? मैं बता रहा हूँ सर, जलालुद्दीन का ऐसा संपर्क है सर कि हमारा जिंदगी तबाह कर दिया है उन्होंने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई विधायकों और बीजेपी नेताओं ने एयरपोर्ट पर राजनाथ सिंह का स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऐशबाग में प्रबुद्धजनों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 4 बजे राजनाथ सिंह काली मंदिर परिसर में नवनिर्मित ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। राजनाथ सिंह शाम 5:30 बजे निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में भाग लेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गोंडा पहुंचे। इसके बाद वो मनकापुर ब्लॉक कार्यालय पहुंचे, जहां विधायकों, बीजेपी के पदाधिकारियों और अफसरों ने उनका स्वागत किया। डिप्टी सीएम यहां पर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और इसके बाद वो पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। भैया फोटो करो उधर से। चलो फोटो करिए, बढ़िया से हिलने न पाए। सीतापुर जेल में बंद एसपी नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रामपुर पुलिस ने आजम खान के खिलाफ कोर्ट में एडिशनल चार्जशीट दाखिल की है। शत्रु संपत्ति के मामले में सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में एडिशनल चार्जशीट दाखिल की गई है। पहले पुलिस आजम खान और अब्दुल्ला आजम को क्लीन चिट दे चुकी थी। शासन के संज्ञान में आने के बाद तत्कालीन एसपी के खिलाफ शासन ने जांच बिठाई और इस मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने दोबारा जांच के बाद चार्जशीट लगाई है। एमपी एमएलए कोर्ट में यह मामला चल रहा है। पूर्व में थाना सिविल लाइंस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उस अभियोग की अग्रिम विवेचना की गई। अग्रिम विवेचना से यह पाया गया कि शत्रु संपत्ति को प्राप्त करने हेतु रिकॉर्ड्स रूम में जो रिकॉर्ड उपलब्ध है राजस्व के, उन अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए थे। इस आधार पर धाराओं में बढ़ोतरी करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सभी दलों के लिए सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने अभी से बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार सबसे ज्यादा चुनौती बीजेपी के लिए अपने गढ़ को बचाने की है, क्योंकि इस बार एसपी, बीएसपी, कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों के लिए साथ बीजेपी के सभी सहयोगी दल भी अलग अलग ताल ठोक रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मिशन 2027 से पहले साल 2026 में होने वाले सेमीफाइनल के तौर पर पंचायत चुनाव जीतकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी है। सभी दलों के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान से बीजेपी और एसपी की भी चुनौती बढ़ गई है।
उत्तर प्रदेश में 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव में जीत का एक बड़ा असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है, जिसे देखते हुए बीजेपी, सपा, कांग्रेस जैसे सभी दलों ने अब पंचायत चुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए में शामिल अपना दल एसएसबी, निषाद पार्टी और आरएलडी जैसे घटक दलों ने बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत अकेले ही पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ 2027 में ज्यादा सीटों पर दावा करने के लिए कांग्रेस भी एसपी गठबंधन से अलग अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में। बाद उत्तर प्रदेश में 840 ब्लॉक की कमेटियां अभी हम हाल फिलहाल में घोषित कर देंगे। मंडल का निर्माण 8000 मंडलों का निर्माण कांग्रेस पार्टी कर रही है और अगले 15 दिन में हम 8000 मंडलों का निर्माण कर लेंगे। इसके बाद बूथ की प्रक्रिया शुरू होगी। पूरे तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी पंचायत का चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के लिए पंचायत का चुनाव सेमीफाइनल चुनाव रहेगा। समाजवादी पार्टी ने अभी से अपने संगठन को सक्रिय कर संबंधित नेताओं को पंचायत चुनाव में जुट जाने का निर्देश दिया है। वहीं एसपी का कहना है कि बीजेपी बताए कि क्या वो पंचायत चुनाव निष्पक्ष करवा पाएगी या नहीं। पंचायत चुनाव में भी यही तय होना है कि सरकार क्या निष्पक्षता से चुनाव करा पाएगी, क्या सरकार अपने आंतरिक झगड़े को मिटा पाएगी, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो मनमानी है, पुलिस प्रशासन के सर पे जो हावी हो जाने की प्रवृत्ति है और योगी जी की चुपचाप देखते रहने की प्रवृत्ति है, क्या यही जारी रहेगा या इस पे कोई लगाम लगा पाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने ही है। बीजेपी को अपने सहयोगी दलों के अलावा एसपी, बीएसपी और कांग्रेस में भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने लाखों लाख कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के साथ पंचायत चुनाव के लिए कटिबद्ध है। हमारी पूरी कोशिश है कि पिछले प्रदर्शन से अधिक सीटें हम ला करके बेहतर परिणाम दें। इसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी अपने सारे प्रयास, सारी रणनीति पे काम कर रही है। बीजेपी की कोशिश आपसी एकजुटता को दिखाते हुए पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी माहौल बनाने की भी होगी। देखना ये होगा कि पंचायत चुनाव को लेकर इन सभी दलों की रणनीति कितना काम आती है और कौन आगामी पंचायत चुनाव में जीत दर्ज कर विधानसभा के चुनाव के लिए अपने पक्ष में माहौल बना पाता है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। आजादी के 7 दशक बाद मिजोरम के लोगों का सपना पूरा हुआ। पहली बार भारतीय ट्रेन आइजोल तक पहुंची। बैराबी से सेरांग तक 51 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन तैयार की गई है और अब ट्रायल पूरे हो चुके हैं। सेरांग स्टेशन आइजोल से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। ये मिजोरम को पहली बार पूरे भारत के रेल नेटवर्क से जोड़ रहा है। रेलवे के मुताबिक ये सफ़र अब 4 से 5 घंटे की सड़क यात्रा से घटकर 1 से 1.5 घंटे का हो जाएगा। गुवाहाटी, दिल्ली, कोलकाता सब अब मिजोरम से रेल से जुड़ेगा। बैराबी सेरांग प्रोजेक्ट रेल मंत्रालय की ओर से पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल से जोड़ने की मुहिम का अहम हिस्सा है। मिजोरम की राजधानी आइजोल तक ट्रेन पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस उपलब्धि के पीछे छुपा है यहां पर दुर्गम इलाके में बना ये रेलवे का ब्रिज। कहा जा रहा है कि कुतुब मीनार से भी काफ़ी ऊंचा है। खास बात यह है कि दुर्गम पहाड़ियां हैं, हरे पहाड़, झरना और इनके बीच में ये पुल बनाया गया है। इंजीनियरिंग का कमाल यहां पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए खाई कितना ज़्यादा मुश्किल रहा होगा इसके बीच में इस पुल को बनाना। यहाँ की कई पीढ़ियों ने ट्रेन को या तो सपने में, तस्वीरों में या फिर फिल्मों में देखा है, लेकिन अब वो अपनी ज़मीं पर हकीकत में देख रहे हैं। ये सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बल्कि एक बड़ा सपना साकार होने जैसा है। भारत की आखिरी सीमा तक भारतीय ट्रेन पहुंच रही है और इसके साथ ही जुड़ रही है एक नई उम्मीद, रोजगार को बढ़ावा और विकास को नई रफ्तार। जब आप ट्रेन में सफ़र करेंगे तो खूबसूरत नज़ारा दिखेगा, लेकिन 51 किलोमीटर का ये ट्रैक
तैयार करना आसान नहीं था। सबसे लंबे पुल पर यह ट्रेन इस समय गुजर रही है। इसी तरीके से बीच बीच में आपको छोटे बड़े पुल दिखाई देंगे और 48 सुरंगों के जरिए ट्रेन गुजरेगी। पहाड़ों के बीच में ये ट्रेन गुजर रही है और ये सपना साकार हुआ है कई सालों के बाद में। उम्मीद है कि जल्द ही इसमें पब्लिक सफर भी कर सकेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी सूचना है कि जल्द इसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। और ये विस्टाडोम ये कोच है, ये कोच ऐसा है जो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, यानी कि आप इसके जो विंडो है वो बड़े आकार के हैं। इसकी जो छत है वो भी आप शीशे वाली है, तो चारों तरफ से आप सीनरी देख सकेंगे। हमारे साथ में CPRO के शर्मा है जो भारतीय रेलवे के। शर्मा जी बताइए कि कितना ज़्यादा मुश्किल है और ये जो कोच है ये क्या कहता है, क्या इन पटरियों पर यही कोच दौड़ेगा, क्योंकि सीनरी बहुत अच्छी है? जी, ये मिज़ोरम जो है वो प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा हुआ है और यहाँ पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा ये रेलवे के आने से। और ज़रूर भारतीय रेलवे की तरफ से हम पर्यटकों के लिए नई नई सुविधाएं लाने की कोशिश करेंगे। ये विस्टाडोम कोच जहाँ जहाँ भी शुरू किया गया है वहाँ पे ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। हम इस वक्त बैरवी रेलवे स्टेशन पर हैं। ये मिज़ोरम का स्टेशन है, लेकिन असम बॉर्डर से जब आप मिज़ोरम के लिए आते हैं तो मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर यह स्टेशन पड़ता है। और इसके ठीक उस तरफ, यानी कि जब असम की तरफ जाते हैं तो पूरा का पूरा मैदानी इलाका है, लेकिन जब मिज़ोरम की तरफ जाते हैं तो पूरा पहाड़ी इलाका है। अब पहाड़ी इलाके में ट्रेन पहुंच चुकी है जिसका उद्घाटन होना बाकी है। तो कितनी खुशी की बात है। पहले में हम लोग बेरेबी से आइजोल जाने के लिए बाई रोड से जाने पड़ता था। बरसात का टाइम में लैंडस्लाइड गिर के सुबह निकलने से शाम तक भी कभी आइजोल नहीं पहुंचते थे। मिजोरम की राजधानी आइजोल का रेलवे स्टेशन सारंग है। सारंग रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। फिनिशिंग का काम चल रहा है, बस इंतजार है हरी झंडी मिलने का। और हरी झंडी मिलते ही ये ट्रैक पूरी तरीके से काम करना शुरू कर देगा, यानी कि इन ट्रैक पर, इन पटरियों पर ट्रेन दौड़ा करेगी। और अभी कई घंटे की मशक्कत के बाद लोग असम जाते हैं। यहाँ रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।